हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र 2022 की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में मूल अधिकार। और इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस की भी जो है कि घटना चक्र की सीरीज कंप्लीट चलाई जा रही है, जो टारगेटेड की गई है यूपी पीसीएस प्री 2023, एमपी पीसीएस प्री और बिहार पीसीएस प्री को भी ध्यान में रख के। अगर आप लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, पूरा से पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जहां से लगभग हर एग्जाम्स में आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए पहले हम इससे कुछ फुट नोट्स पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा सबसे पहले प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत, कौन से भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला आता समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया, यानी राज्य कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे व्यक्ति के अधिकार हनन हो, इसलिए ऐसा अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः पूरी तरह से नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं, अर्थात यूनिवर्सल हैं, और साथ ही साथ अप्रतिदेय, यानी हम यह अधिकार किसी और को नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में ही आर्टिकल 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी स्थिति में यह निलंबन नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। मूल अधिकारों में न्याय योग यानी कि वाद योग रूप में संविधान में रखा गया है, अर्थात मूल अधिकारों को अगर आपसे कोई छीनता है, आपके अभिव्यक्ति के अधिकारों को छीनता है या आज़ादी को, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, यानी उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि जब मूल अधिकार बना था यानी संविधान बना था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसको हटा दिया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, और उसको रख दिया गया है आर्टिकल 300A में। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का जो दायित्व है वो न्यायपालिका के पास है, यानी कि भारत में मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करनी है, संरक्षण करना है, वो न्यायपालिका के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और आर्टिकल 14 आपको कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। इस रूप में आर्टिकल 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण भी लगाता है, कहता है कि कोई भी व्यक्ति पे ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो उसके खिलाफ हो, अर्थात विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, और कुछ लोगों को, विशेष लोगों को जैसे महिला, बुजुर्ग, बच्चे, इनको कुछ विधियों से सुरक्षा भी दी जाएगी, संरक्षण भी दिया जाएगा, रिजर्व एक तरीके से दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं समानता के अधिकार को आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित किया गया है, जिसमें 5 मूल उद्देश्य आते हैं, मूल अनुच्छेद आते हैं। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है कि आपका विधि के समक्ष समता के बारे में बात करता है, और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है वो आर्टिकल 15 करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आर्टिकल 16 करता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में होता है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में होता है। वहीं अनुच्छेद 19 की बात करेंगे और 22 तक की, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है कि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया जाता है, जिसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या आता है हम उसे देख लेते हैं। पहले आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। जैसे 19(1)(a) में क्या कहा गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है। और वहीं उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा है कि सूचना के अधिकार को भी हम 19(1)(a) में ही काउंट करेंगे, कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही इसे माना जाएगा। वहीं 19(1)(b) में कहा गया शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता करना। 19(1)(c) में कहा गया संगम या संघ यानी बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें अब आपको क्या मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जोड़ दी गई है, सहकारी सोसाइटी जो होती है उसे भी हम बना सकते हैं। 19(1)(d) में भारत में कहीं भी सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। 19(1)(e) में आपको भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता हो गई है, जिसको लेके एक्सेप्शन था कि आर्टिकल 370 का जब प्रयोग किया था जम्मू कश्मीर में, कि आप वहाँ पे निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो अब आप वहाँ पर भी निवास कर सकते हैं, वहाँ अपनी एक ज़मीन खरीद सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। वहीं नेक्स्ट है 19(1)(f) के बारे में बात करेंगे, तो कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है।
लेकिन आगे हम देखते हैं कि 44 अमेंडमेंट जो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में आया था, उस पे जो है कि 19(1) च को लोप कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया था। अब आर्टिकल 20 देखते हैं। इसका संबंध क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 आपको कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन का जो अधिकार है मेरे दोस्तों, वो आर्टिकल 21 में ही आता है। इसी से एक प्रश्न भी आता है कि अपने जीवन साथी का चयन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में आता है। 21A में शिक्षा का अधिकार आता है, जो राइट टू एजुकेशन 2009 का एक्ट है। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि जैसे संकटमय क्षेत्रों में नियोजन करने पर निषिद्ध करता है, यानी मना करता है। क्यों? क्योंकि ये जो 14 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, इन्हें क्या करने का अधिकार दिया गया है? शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वहीं आर्टिकल 23 जो आपका मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का आप जबरन कोई भी मतलब व्यक्ति से काम नहीं करा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 में हम देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी समाहित किया गया है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है कि कैसे हम उसको मैनेज करें। वहीं 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। और 29 के बाद 30 अगर आता है तो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार करने से संबंधित है मेरे दोस्तों। अगला दिया हुआ है इसमें कि आर्टिकल जो है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक संशोधन किया गया और इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। एक लीगल राइट बना दिया गया, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात अगर आपकी संपत्ति सरकार छीनती भी है सार्वजनिक हितों को पूरा करने के लिए, समाज की भलाई के लिए, तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं एक तरीके से। जबकि मूल अधिकार में जब यही अधिकार था तो अगर इसको छीना जाता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते थे और अपनी वकालत करवाते थे कि भाई मेरी संपत्ति को छीनना मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। वहीं मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के प्रयोग उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं और अनुच्छेद 226 का प्रयोग हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये इसमें जो है कि डिबेट रहेगा, आपको मतलब डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए कि आर्टिकल 32 का जो प्रयोग होता है वो सुप्रीम कोर्ट करती है और आर्टिकल 226 का होता है इसको हाई कोर्ट करती है, जिसके अंतर्गत कुछ रिट जारी की जाती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय बंदी व्यक्ति को छोड़ने का तुरंत अधिकार आदेश जारी करती है। अगला है परमादेश की बात करेंगे। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको एक परम आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों का सही से पालन करे। वहीं प्रतिषेध की बात करेंगे तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करती हैं। अधिकार परीक्षा यानी न्यायालय को जब लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका उसको कोई कानूनी हक नहीं था, तो उससे वो पूछती है न्यायालय कि आखिर आप इस पद पर किस हक से बैठे, यानी अधिकार परीक्षा इसे कहते हैं। और उत्प्रेषण क्या होता है दोस्तों? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसी समय आर्टिकल 358 का प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल 19 में जितने भी 6 प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं वो सारी की सारी स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है आपकी। परंतु किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को जो है कि निलंबित नहीं किया जाता है। ये ध्यान देना है कि इसे किसी भी स्थिति में जो है कि निलंबित नहीं किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 हर स्थिति में जो है कि जीवित रहते हैं, इसको जो है कि कभी समाप्त नहीं किया जाता है। चलिए अब इससे संबंधित हम कुछ MCQs करते हैं और दोस्तों ये MCQs तो करीब करीब 125-30 क्वेश्चन होंगे, तो हम इसको 2 से 3 वीडियो में आराम से समझ के कंप्लीट करेंगे।
पहला ही प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2021 का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा। तो हम देख सकते हैं कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका या शक्तियों का केंद्रीकरण या निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण। तो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को जो नियत करेगा वो शक्तियों का पृथक्करण। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और जो विधायिका, ये अगर तीनों ही अलग अलग तरीके से काम करेंगी, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो आपका लोकतंत्र में जो सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, वो बहुत ही सामान्य तरीके से रहेगी। वहीं अगर हम देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। यह भी नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। यह भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट, और इस नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, या फिर अगले ऑप्शन अगर हम देखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राधा कृष्णन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, और ये यूपी पीसीएस प्री 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं? तो देखिए वाद योग्य है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि अधिकारों को हम मूल अधिकार क्यों कहते हैं। पहली चीज़, अगर आप देखेंगे कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं तो पाँचवा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है। ये चीज़ जो है कि यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो आप इसको भी एलिमिनेट करिए, इसको भी करिए, इसको भी करिए, इसको भी करिए। और अगर मूल अधिकार का मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए तो फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सी ऑप्शन दे रहा है, रुकिएगा एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि पहला, चौथा और पांचवा। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, और ये संविधान में उल्लिखित है, इसलिए इसको भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। गलत। आपात की स्थिति में निलंबित होते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। यह भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं। नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर बिल्कुल नहीं। आपातकाल की स्थिति में जो है कि इनको निलंबित किया जा सकता है, वो भी आपातकाल कौन सा, 352 के अंतर्गत जब लगेगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, तभी इसको निलंबित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही। राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यह भी सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किए जाते हैं। यह भी सही है। यह हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ऐसा नहीं है, उससे काफ़ी कुछ ही मिलता जुलता है। तो यहाँ पे जो है कि 1, 2, 3 ही केवल सही माना जाएगा, क्योंकि ये उसकी भांति है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 12 से 35 है, और भाग आपका 3 हो जाएगा। तो इसी में सारे के सारे अधिकार दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है, विधि की व्याख्या की गई है, और संवैधानिक संशोधन विधि और सामान्य विधि में जो है कि अंतर भी बताया गया है। तो आर्टिकल 13 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निषेध तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त सभी? तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में इसकी बात की जाती है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो का एंजॉय कीजिए और इसकी बाकी वीडियोज़ को भी आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।